नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 2 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मानक भाषा। और मानक भाषा में ना हम लोगों ने क्लास 1 में ना इसकी जो थ्योरी थी उसको पूरा कंप्लीट कर दिया था और उसका जो टोटल 25 प्रश्न था उसको भी कर दिया था। लेकिन आज का जो हमारा क्लास रहेगा ना उसमें ना ये जो आप लोग का मानक भाषा में जितने प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और आज के इस वीडियो में टोटल मैं आप लोगों के लिए 36 प्रश्न लेकर के आया हूँ, क्योंकि मानक भाषा का जो टॉपिक था ना वो बहुत ही बड़ा था और लंबा था। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जितने भी प्रकार के उसमें क्वेश्चन जो है ना वो बन सकते हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को ना कवर करते हुए चलेंगे। और हम लोगों ने कल जो 25 प्रश्न किया था ना उसमें से कुछ प्रश्न भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग इसका जो ना एमसीक्यू है वो सबसे पहला फर्स्ट में ध्यानपूर्वक कर लेते हैं और ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक की क्लास 1 को नहीं देखा होगा ना, तो पहले इसी चैनल पर उसका क्लास 1 डल चुका है हिंदी भाषा का, ठीक है। जो आप लोगों का ना प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर चुके हो ना, तो सारे आप लोगों का जितना भी सिलेबस है, जितना भी विषय है, सारों को मैं ना इस 1 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला ना क्लास फर्स्ट को देख लीजिए, उसके थ्योरी को, मतलब मानक भाषा का जो थ्योरी है ना उसे पहले ध्यानपूर्वक जा करके पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े होंगे क्लास 1 को तो, ताकि आप लोग जब सेकंड में जब आओ ना तब इसका एमसीक्यू करोगे, तब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को ना इसका अगर कि पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए आप लोग बाय एमडी धीवर करके। और अगर सर्च करने पर भी नहीं मिलेगा ना, तो उसको मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक जो है ना टेलीग्राम का उसको डाल दूंगा, ताकि आप लोग का इसका जितना भी क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा ना वो सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा उसको प्रैक्टिस कर लो और आप लोग का जो प्रैक्टिस है और समझने की जो क्षमता है वो काफ़ी बेहतर तरीके से बन पाए, ठीक है। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं कंटिन्यू आप लोग का क्लास लूँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सबसे पहला ना चलिए एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं और ध्यानपूर्वक प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी ऐसी लक्षण है जो भाषा का लक्षण नहीं है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए विविधता, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी सृजनात्मकता या ऑप्शन डी द्वैधता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी स्थिरता करेक्ट हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है बोला है, तो इसमें जो लक्षण जो नहीं है ना वो आप लोग का स्थिरता जो होगा ना वो भाषा का लक्षण नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने जब क्लास फर्स्ट लिया था तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था ना कि भाषा की कौन कौन से लक्षण हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला विविधता आ जाएगा, उसके बाद सृजनात्मकता भी आ जाएगा, उसके अलावा द्वैधता भी आ जाएगा, उसके अलावा या छिद्रता भी आ जाएगा, परंपरा भी आ जाएगा, अभिरचना द्वित्व भी आ जाएगा और विस्थापन भी आ जाएगा, ठीक है। तो इतने 7 जो पॉइंट्स हैं आप लोगों का ना भाषा के लक्षण तो ये 7 आ जाएंगे, लेकिन जो स्थिरता है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़िए। रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए अर्थ अलंकार भाषा, ऑप्शन बी भावार्थ व्याख्या कारक, ऑप्शन सी अर्थ भावार्थ व्याख्या या ऑप्शन डी व्याख्या संज्ञा या वर्ण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। व्यापम 2019 स्टेट में भी पूछा गया, तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्रम जमाव टाइप से पूछा ही जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अर्थ भावार्थ व्याख्या करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो रचना के अंतर्गत क्या आता है? तो रचना के अंतर्गत जो आता है वो सबसे पहला अर्थ आता है, फिर भावार्थ आता है, फिर व्याख्या आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़िए। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी उर्दू। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हिंदी करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो क्या लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो हिंदी लिखी जाती है। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना क्लास क्रमांक 1 में हम लोगों ने, तो और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो देवनागरी लिपि है वो बाएँ से दाएँ ओर लिखी जाती है, मतलब बाएँ से ओर शुरू की जाती है और दाएँ ओर तक की लिखी जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है ऑप्शन ए वाग्यंत्र का दोष, ऑप्शन बी क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, ऑप्शन सी भाषा के महत्व को नहीं समझना, या ऑप्शन डी उच्चारणगत स्थल का सही ज्ञान ना होना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उच्चारणगत त्रुटियों का कारण पूछा गया है। उच्चारणगत त्रुटि कहने का मतलब है अगर कोई शब्द लिखा हुआ है इस प्रकार से और इसे हम लोग पढ़ने में गलती कर रहे हैं, तो गलती किस कारण होता है? क्योंकि उसके उच्चारण करने का जो सही स्थान है ना उसका हम लोग को ज्ञान नहीं होता है। इस वजह से उसका जो उच्चारण है वो गलत हो जाता है, हम लोग से त्रुटियाँ हो जाता है हम लोगों से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी लैटिन, या ऑप्शन डी फारसी। हम लोगों ने क्लास क्रमांक फर्स्ट में भी एमसीक्यू में किया है, मुझे याद है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए आप लोग। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है चीनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से आर्य भाषा समूह का नहीं बोला है, तो आर्य भाषा जो समूह में नहीं आता वो आप लोग का जो चीनी भाषा है ना वो आर्य भाषा में की समूह में नहीं आता। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा कौन कौन सी भाषा आर्य भाषा समूह में आता है ये बता दूँ ना, तो सबसे पहला आप लोग का संस्कृत आता है, दूसरा लैटिन आता है, तीसरा फारसी आता है और चौथा हिंदी भाषा आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है चीनी वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भाषा प्रवाहहीन है, ऑप्शन बी भाषा बहती नीर है, ऑप्शन सी भाषा नलकूप जल है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, ठीक है, तो इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाषा बहती नीर है करेक्ट हो जाएगा। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बोला है, तो जो कथन सही है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है, भाषा बहती नीर है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि इस प्रॉपर जो सेशन है ना मतलब सीरीज़ है ना उसमें कितना प्रश्न आप लोगों का सही होता है, ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है, मतलब जो गलत है उसको आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए भाषा प्रतीकों का ढांचा है, ऑप्शन बी भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, ऑप्शन सी संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, या ऑप्शन डी भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है, मतलब गलत है वो बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। कैसे? भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कोई भाषा किसी मनुष्य की जन्मजात संपत्ति होती है क्या? नहीं ना होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 की जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी तरह से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाले संस्था को किस नाम से जाना जाता है? हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, मैंने बताया था थ्योरी में आप लोगों को। ऑप्शन ए हिंदी भाषा अध्ययनशाला, ऑप्शन बी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, ऑप्शन सी हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्था, ऑप्शन डी केंद्रीय हिंदी विकास संस्था। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना कि हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाले जो संस्था है उसका क्या नाम है, तो हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाला जो संस्था है ना वो आप लोग का केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है,
चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है। ऑप्शन ए परिनिष्ठ भाषा, ऑप्शन बी मानक भाषा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये तो ईजी है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना कि भाषा की जो आदर्श रूप है उसे क्या कहते हैं, तो परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं और मानक भाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अनेक लोगों ने सही आंसर लिया होगा, मुझे पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। लिपि का सही अर्थ है। ऑप्शन ए ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, ऑप्शन बी लिखने की कला, ऑप्शन सी लेखनी, या ऑप्शन डी वर्णमाला का लिखित रूप। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लिपि का अर्थ पूछा गया और लिपि का जो अर्थ है ना, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहला आप लोग ना लिपि क्या होता है उसको उसके बारे में थोड़ा सा ना सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लिपि का अर्थ जो होता है ना, वो किसी भाषा की लिखावट या लिखने के ढंग को ना लिपि कहते हैं। मतलब ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना, उसे लिपि कहते हैं। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी बात को, ठीक है, तो उसे लिखने के लिए किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा ना, तो उस चिन्ह को लिखने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब जिस ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा ना, उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, या लिखावट या लिपि कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। आवक का डिब्बा में दरखास्त डालेगा तो जावक का डिब्बा में दरखास्त मिलेगा। यह उदाहरण किस भाषा का है? ऑप्शन ए मानक भाषा, ऑप्शन बी अमानक भाषा, ऑप्शन सी उपमानक भाषा, या ऑप्शन डी क्षेत्रीय मानक भाषा। तो मैंने थ्योरी में आप लोगों को बताया था कि ये जो ना उदाहरण है वो किसमें का है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी अमानक भाषा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आप लोग का उदाहरण है ना, वो अमानक भाषा का उदाहरण है। हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था। ठीक है, अब सबसे पहला थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए कि ये अमानक भाषा क्या होता है। अमानक भाषा कहने का मतलब ये है कि वह भाषा जो जिसका मानकीकरण ना किया गया हो, मतलब उसका कोई अपना लिखित लिपि ना हो, कोई अपना लिखित दस्तावेज ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमानक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमानक भाषा। ये जो उदाहरण है वो अमानक भाषा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को, या ऑप्शन डी एक छोटे से क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो विभाषा किसे कहते हैं? और विभाषा को मैं अगर आप लोग को सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो विभाषा उस भाषा को कहते हैं जो अपने प्रमुख क्षेत्रों में बोली जाती है। मतलब एक छोटे गाँव में जैसे होता है ना अपने क्षेत्र में, तो उसमें जो बोलचाल की भाषा में बोली जाती है ना, उसे विभाषा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख जो बोली होगा ना, मतलब जैसे भारत में पूरे के पूरे हिंदी बोली जाती है, ये मान कर कि चलो राष्ट्रभाषा हिंदी है ना। तो उसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग रहते होंगे, विशेष क्षेत्र में ना, तो उस भाषा में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना अपनी बोलचाल के लिए, तो उसे विभाषा कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी तरह से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी शौरसेनी, ऑप्शन डी अपभ्रंश, या ऑप्शन ई पाली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये भी प्रश्न जो है वो रिपीटेड प्रश्न है आप लोग का जो फर्स्ट क्लास हुआ था ना उसी में से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप लोग का।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है बोला है। तो जो देवनागरी लिपि है ना उसका जो विकास है ना वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ना ब्राह्मी, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा थोड़ा सा आप लोग को ब्राह्मी लिपि के बारे में बताऊँ ना, तो ब्राह्मी लिपि को हिंदी लिपि भी कहते हैं और नागरी लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नागरी जो लिपि है ना वो भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम को आप लोगों को याद रखना है। देवनागरी लिपि, हिंदी लिपि या नागरी लिपि, ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसका जो लिखावट होता है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी चीनी तिब्बत, ऑप्शन डी भारूपी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ये तो इजी है, कल भी मैंने आप लोगों को से कराया था ये क्वेश्चन। तो क्या आंसर होगा बताइए फटाक से। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी भारोपी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है ना वो आप लोग का भारोपी जो भाषा परिवार है ना उसका है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये जो भारोपी भाषा परिवार है ना जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? तो आर्यों की जो मूल भाषा संस्कृत है ना उससे हुआ है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भारोपी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये तो सेम प्रश्न हो गया। आज ना मैं अपने मैनेजर को ना उसके काम से निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए जो ये 15 क्वेश्चन है ना हिंदी किस भाषा परिवार का है, तो वो भारोपी भाषा परिवार का है, ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज तो मेरे मैनेजर का जॉब गया। ठीक है, छोड़ो उसको। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़ते हुए चलते हैं अब हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़ो। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए कौरवी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी या ऑप्शन डी मैथिली या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मैंने आप लोग को थ्योरी में विस्तार पूर्वक बताया था आप लोगों को इसके बारे में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए कौरवी करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली का जो मूल नाम है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए कौरवी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो खड़ी बोली है ना उसके जो है ना और कई नाम है। कौन कौन से नाम है ये बात आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला कौरवी नाम है, ये याद रखना है। उसके अलावा हिंदुस्तानी नाम है, सरहिंद नाम है, वर्नाकुलर नाम है। क्या क्या नाम है? तो ध्यान से याद रखिए। सबसे पहला कौरवी नाम है, खड़ी बोली भी बोला जाता है, उसके अलावा हिंदुस्तानी बोला जाता है, सरहिंद बोला जाता है, वर्नाकुली बोला जाता है। ठीक है, तो इन चारों नाम को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समिष्ट को कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी वर्ण या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी भाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। विचार विनिमय मतलब ये होता है कि अपनी बात को दूसरों तक से जो बातचीत करोगे ना, एक दूसरे से जो बात करोगे ना उसे विचार विनिमय कहते हैं। तो किस माध्यम से आप अपनी जो भाषा है, अपनी जो बात है वो दूसरे तक की आदान प्रदान करते हो, तो वो भाषा ही ना होते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाषा करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। मानकीकरण के 3 सोपान कौन से हैं? ऑप्शन ए बोली भाषा लिपि, ऑप्शन बी लिपि बोली भाषा, ऑप्शन सी बोली मानक भाषा भाषा, ऑप्शन डी बोली भाषा मानक भाषा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ध्यान से पढ़ा था इसको, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बोली भाषा मानक भाषा जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मानकीकरण के 3 सोपान पूछा गया है। तो मानकीकरण के जो 3 सोपान है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बोली भाषा और मानक भाषा करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को मानकीकरण के बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो मानकीकरण का मतलब ये होता है कि जिस भाषा का शिक्षा में, प्रशासन में, धर्म में और साथ ही साहित्य कार्यकलाप में ना जिसका माध्यम होता है, मतलब
उस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, उसे मानकीकरण भाषा कहते हैं, मतलब मानक भाषा कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी गुजराती या ऑप्शन डी पंजाबी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बंगला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो गल्प शब्द है ना, वो आप लोग का बंगला भाषा से लिया गया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होनी चाहिए? मतलब अगर आप एक शिक्षक के रूप में भाषा पढ़ा रहे हो तो उसकी अच्छी कक्षा में किस प्रकार से होना चाहिए, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, सबसे पहला ये जो चारों जो कोड दिया है ना, उसको पढ़ो। सबसे पहला फर्स्ट को देखो क्या बोला है, भाषा की कक्षा पाठ पढ़कर उसके प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। दूसरा को पढ़ो, भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक व प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। तीसरा को पढ़ो, भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया उनके अपने अनुभव से जोड़ा जाए। चौथा को पढ़िए, भाषा कक्षा में विद्यार्थियों को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने का मौका उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन ए कथन 1 और 2, ऑप्शन बी कथन 3, ऑप्शन सी कथन 2, 3 और 4 या ऑप्शन डी कथन 3 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी कथन 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला कथन 3 को पढ़ो, भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया के अपने अनुभव से जोड़ा जाए। तो ये तो सही है जी। बच्चे तभी ना अच्छे से सीख पाएंगे जब उसकी जो उनके पाठ्य पुस्तक में है उसको उनके दुनिया, मतलब उनके जो आसपास की जो दुनिया है उनसे जोड़ोगे तब ना अच्छे से समझ पाएगा। उसके अलावा चौथा को देखो, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी रुचि को व्यक्त करने, अपने शब्द का अर्थ देने का मौका उपलब्ध कराए। तो बच्चों को अगर आप लोग मौका दोगे ना कक्षा में बोलने का ना, तभी ना वो एक अच्छा माहौल, मतलब जो बच्चा होगा वो अच्छे से सीख पाएगा। तो 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। 1 और 2 कैसे गलत होगा ये जान लीजिए। सबसे पहला 1 को पढ़ो, भाषा की कक्षा में पाठ को पढ़कर प्रश्नोत्तर तक सीमित हो जाना। ये जो सीमित जो शब्द है वो निगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, तो आप लोग को नहीं लेना है। कोई भी सीमित वाली जो बात रहेगा ना, मतलब बच्चों को एक सीमित दायरा में रखने वाली जो चीज़ होगा ना, उसको आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, वो निगेटिव पॉइंट्स होता है। उसके अलावा दूसरा को देखो, भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक व प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। तो ये भी जो बोला है ना, वो अभी सीमित वाली बात की गई, मतलब बच्चों को एक सीमित दायरा में बांध कर रखने वाली बात बोला है। तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल 3 और 4 ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को बनाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी भाषा का विकास क्रम है। आप लोगों ने क्लास क्रमांक फर्स्ट में पढ़ा था इसको, है ना, मैंने बताया था विस्तार पूर्वक आप लोगों को। उसके अलावा सही विकल्प में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये प्रश्न आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कूट में पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्यंतर, फिर अवहट आ जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले मैंने बताया था ना थ्योरी में आप लोगों को कि सबसे पहला आप लोग का संस्कृत आ जाएगा, फिर पाली आ जाएगा, फिर प्राकृत आ जाएगा, फिर अपभ्रंश आ जाएगा, फिर अवहट आ जाएगा, लास्ट में हिंदी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो हिंदी भाषा का विकास का जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में उचित विकल्प हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन या ऑप्शन डी वर्णमाला। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं पूछा गया है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वर्ण हो जाएगा। अब ये वर्ण क्या होता है थोड़ा सा आप लोग और जान लो। वर्ण जो होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूँ तो मैं लिख दिया का, तो ये का जो है उसको आप लोग खंड या टुकड़ा कर सकते हो क्या? नहीं ना कर सकते। ठीक है, इसके अलावा अब ये मत कीजिए का को मैं अलग कर दूंगा फिर उसके अंदर आज
जो है उसको अलग कर दिया, हो गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसे वर्ण जिसका और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता वो आप लोग का क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाता है ये जो वर्ण है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। भारत में शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी तमिल या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। मैंने आप लोगों को क्लास फर्स्ट में ध्यान से पढ़ाया था, ठीक है, इसके बारे में, और याद रखने के लिए बोला था पेन कॉपी में नोट करने के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तमिल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारत में शास्त्रीय जो भाषा है ना वो सर्वप्रथम किस भाषा को जो मान्यता है वो प्रदान किया गया है। तो भारत में शास्त्रीय भाषा की जो सर्वप्रथम मान्यता है वो तमिल भाषा को किया गया। कब किया गया? तो 2004 में किया गया था। कब? तो 2004 में ना तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का मान्यता मिला था, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ये जो संस्कृत है उसे कब मिला? तो ये जो संस्कृत है उसे 2005 में मिला। कब मिला था? तो 2005 में ना शास्त्रीय भाषा का मान्यता मिला था, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ये जो मलयालम है ना उसको मान्यता कब मिला था? तो 2013 में मिला था। कब मिला था? तो 2013 में ना ये जो मलयालम है ना उसे मान्यता मिला था। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है ना, मतलब शास्त्रीय भाषा में सबसे पहले जो मान्यता मिला था वो तमिल को मिला था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्ण या ऑप्शन डी वाक्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है पूछा है। तो भाषा की जो सबसे न्यूनतम इकाई या सबसे छोटी इकाई जो है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो वर्ण है वो करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 23 में भी पढ़ा था ना भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इसमें न्यूनतम बोल दिया। और न्यूनतम और छोटी में क्या अंतर है जी? कोई भी अंतर तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। आजकल हम जिन हिंदी को लिखते बोलते हैं उनके प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट कहा जाता है। इस अवहट के उद्भव का सही क्रम है। फिर से ये जो आप लोग का जो प्रश्न है उसको रिपीट कर दिया गया, लेकिन कुछ जो है ना ऑप्शन को ना उसमें आप लोग का हटा दिया, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको भी बनाइए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका क्रम वाइज होगा बताइए सबसे पहले आप। पिछले प्रश्न में भी मैंने आप लोग को बताया था ना ध्यान से पढ़ करके। तो क्या आंसर होगा बताओ पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले क्या है जी? तो सबसे पहला संस्कृत आया है, दूसरा में पाली आया है, तीसरा में प्राकृत आया है, चौथा में अपभ्रंश आता, लेकिन अपभ्रंश नहीं दिया है ना तो अपभ्रंश नहीं लेंगे, और पांचवा में अवहट आ जाएगा, और छठवां में क्या होगा? छठवां में आप लोग का हिंदी आ जाएगा। बाकी में ऐसा कोई भी सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा है जो सही करेक्ट हो, केवल यही जो ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। फिर से सेम प्रश्न रिपीट कर दिया यार, ये क्या करता है मेरा मैनेजर, पक्का आज इसको जॉब से निकालूंगा मैं, ठीक है। छोड़िए इसकी बात को। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 का क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए। हिंदी के उद्भव का सही क्रम पूछा है। तो हिंदी के जो उद्भव है ना उसका जो सही क्रम होगा वो आप लोग का क्या होगा बताओ सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला क्या है बताया मैंने, सबसे पहला संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट आ गया, और उसके अलावा लास्ट में क्या आता? हिंदी आ जाता। लेकिन हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 25 में क्या पढ़ा था? प्रश्न क्रमांक 25 में पढ़ा था कि यहाँ पर वो जो था ना क्या था, जो अपभ्रंश था वो नहीं था, है ना। और यहाँ पर देखो अवहट को दे दिया है और हिंदी को नहीं दिया है फिर से। तो हम लोगों का ना ये जो सीक्वेंस जो दिया है ना उसको आप लोगों को खास
तौर से याद रखना है। बार बार अगर कि ना इसमें रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आप लोग को कि इसे किसी पेन या कॉपी में नोट करके रख लो आप लोग, सीखें, ताकि बाद में एग्ज़ाम से पहले आप लोग इसे पढ़ सको और ये आप लोगों से याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 346, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 349। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 351 जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 27 को पढ़ो, क्या बोला है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है? तो जो निर्देशों की जो चर्चा की गई वो आप लोग का अनुच्छेद 351 में की गई है। मैंने आप लोग को क्लास क्रमांक फर्स्ट में आप लोग को विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझाया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए उसके अलावा ना ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है ना अनुच्छेद 343 है ना, उसमें क्या है ये बता देता हूँ सबसे पहले आप लोग को। तो ये जो अनुच्छेद 343 है उसमें कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मतलब संघ की जो राज्य भाषा है ना वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, वो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 346 में कहा गया है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 349 जो दिया है ना उसमें क्या है ये जान लीजिए सबसे पहला आप लोग। तो जो अनुच्छेद 349 है ना उसमें बोला गया भाषा से संबंधित कुछ विधियां और अधिनियम करने के लिए ना इसमें विरोध प्रक्रिया दिया गया है। मैंने आप लोग को क्लास क्रमांक फर्स्ट में समझाया था इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 या ऑप्शन डी 10 जनवरी 1950। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। यह आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान ने हिंदी को जो राजभाषा के रूप में मान्यता दिया था ना वो आप लोग का 14 सितंबर 1949 को दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी को किस परिवार की भाषा मानी जाती है? ये भी प्रश्न आप लोगों का रिपीटेड है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारोपी भाषा परिवार की है। तो हिंदी जो है वो भारोपी भाषा परिवार की हम लोगों ने इसी क्लास में पढ़ा था ना। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न है ना तो आप लोग को अच्छे से याद होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को पढ़िए। निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी संस्कृत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पंजाबी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से किस भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी नहीं है ये बोला है। तो जो पंजाबी भाषा है ना उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। लिपि का अर्थ है ऑप्शन ए वर्ण लिखने की कला, ऑप्शन बी वर्णमाला को लिखने के रूप, ऑप्शन सी लेखनी या ऑप्शन डी ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए आप। ये भी प्रश्न मेरे ख्याल से रिपीटेड है आप लोगों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप करेक्ट हो जाएगा। लिपि का क्या अर्थ है मैंने आप लोग को समझाया था ना कि लिपि उसे कहते हैं जो भाषा में लिखने की एक प्रमुख उसके ढंग से हो। मतलब एक ध्वनि को लिखने के लिए जो एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्रॉपर ना, उसे लिपि कहते हैं, जिस रूप में लिखा जाता है उसे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। भाषा तत्व का प्रवाह समान होता है। ऑप्शन ए लिखना सुनना, ऑप्शन बी बोलना पढ़ना, ऑप्शन सी बोलना सुनना या ऑप्शन डी सुनना पढ़ना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बोलना पढ़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भाषा तत्व का प्रवाह समान होता है। मतलब भाषा तत्व का जो प्रवाह मतलब जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना वो समान किस में होता है? सबसे पहले आप लोग बोलोगे और पढ़ोगे, तो बोलोगे और पढ़ोगे ना तो दोनों में समान ध्वनि आता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बोला है, तो पूर्वी हिंदी की जो बोली नहीं है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। और इसके लिए मैंने आप लोग को समझाया था ना कि भारत का इस प्रकार से मैप बना लो दक्षिण भारत का, और इस तरफ क्या होता है आप लोग का, तो पूर्व होता है, आप लोग समझ जाओ बोल के। और यही पास आप लोग का छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, उसके अलावा अवधी बोली जाती है और बघेली बोली जाती है। इस तरफ मैंने बताया था ना आप लोग को मैप के थ्रू। तो क्या होगा, तो पूर्वी जो हिंदी होगा ना उसमें कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है और बघेली बोली जाती है, लेकिन खड़ी बोली नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रज या ऑप्शन डी अवधी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है पूछा है, और जो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ब्रज जो भाषा है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसके लिए मैंने आप लोग को फिर से बताया था ना कि इस प्रकार से इंडिया का मैप बना लो दक्षिण भारत का, और उसके बाद आप लोग को उसे याद करने के लिए तरीका क्या बोला था, पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिम आप लोग का किस तरफ है, तो पश्चिम आप लोग का इस तरफ हो जाएगा। तो पश्चिम में क्या क्या बोला जाता है आप लोगों का मैंने बताया था ना। तो सबसे पहला क्या बोला जाता है, हरियाणवी बोला जाता है, खड़ी बोली बोला जाता है, बुंदेली बोला जाता है, ब्रज भाषा बोला जाता है। उसके अलावा और क्या बोला था आप लोगों को, उसके अलावा कन्नौजी जो है वो बोला जाता है। बताया था ना आप लोग को, पहला हो जाएगा हरियाणवी, दूसरा हो जाएगा खड़ी बोली, तीसरा हो जाएगा बुंदेली, चौथा हो जाएगा ब्रज भाषा और चौथा क्या होगा, कन्नौजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो ब्रज भाषा है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी लिखित भाषा, ऑप्शन सी व्याकरण या ऑप्शन डी पठन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी व्याकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है पूछा है, तो भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से ही ना होता है। जी हाँ, व्याकरण के माध्यम से ही ना आप लोग समझ पाते हो कि किस मात्रा को किस तरफ से लिखना है, क्या सही है क्या गलत है, किसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, ये व्याकरण के द्वारा भी ना आप लोग समझ सकते हो। इंग्लिश में भी आप लोग ग्रामर के माध्यम से ही ना समझते हो कि किस प्रकार से लिखा जाता है, कि पहले कर्ता आएगा, कर्म आएगा, क्रिया आएगा, ऐसे आप लोग ग्रामर के माध्यम से ही ना समझते हो, मतलब व्याकरण के माध्यम से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी मरवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हडौती, ऑप्शन सी ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था ना कि किस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार से इंडिया का मैप बना लो और बना करके बताया था ना मैंने कि इस तरफ जो पूर्व हो जाएगा आप लोग का, और पूर्वी में क्या होगा, यहाँ पास आप लोग का छत्तीसगढ़, तो यहाँ छत्तीसगढ़ी बोला जाता है, अवधी बोला जाता है और बघेली बोला जाता है, बोला था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास के यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना,
ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और प्रॉपर टाइम पे आप लोग क्लास को देख पाओ। और प्रॉपर टाइम पे क्लास को देख पाओ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आप लोग का जो इसमें बहुत सारे जो प्रश्न थे ना, वो आप लोग का जो 25 जो हम लोगों ने एमसीक्यू किया था ना, उससे मिलते जुलते थे, इसलिए किया था क्योंकि आप लोग को ताकि दोबारा प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आप लोग समझ पाओ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।